Assalamualaikum everyone, welcome back to another video. So today we are about to solve specimen paper 2 theory of chemistry 5070. I had a lot of requests from you guys that please solve this paper. So we are solving this paper. The total mark for this paper is 80. 1 hour 45 minutes की हमारी टाइम लिमिट है. शुरू करते हैं हम लोग. जिन लोगों ने पास्ट पेपर्स किए हुए हैं उनको एक डायरेक्ट ट्रेंड पता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. जो पहला पास्ट पेपर कर रहे हैं, सो जस्ट गो थ्रू कपल ऑफ पास्ट पेपर्स एंड आप लोगों को ट्रेंड समझ आ जाएगा. अब जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमेशा हमारे पास इसी तरह के आते हैं. एक लिस्ट दी होंगी और उसके अंदर हम लोगों ने नीचे हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने हैं, उस लिस्ट में से चूज करके लिखने आंसर्स. अब जिस तरह हमारे पास इधर आया, इस केस के अंदर हमारे पास है दैट वी हैव टू चूज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑक्साइड्स टू आंसर दिस क्वेश्चंस. ईच ऑक्साइड कैन बी यूज्ड वंस, मोर देन वंस और नॉट एट ऑल. फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ऑक्साइड. पहला है हैज अ जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर. अब इनमें से हम लोग देख सकते हैं किसका जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है. ये है सिलिकॉन ऑक्साइड का. अब ये हम लोग पढ़ते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर. अगर आप लोगों ने अच्छा थ्रू आउट द पेपर मेक श्योर जो जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ नहीं आई आप अपने टॉपिक्स को मार्क करते रहें. एंड आई हैव कवर्ड ऑल दी कंटेंट. आप बस YouTube पे मेरे चैनल का नाम लिखें, उसके साथ अपना टॉपिक लिखें जो वीक है और उसकी वीडियो आ गई है. जस्ट वॉच द वीडियो एंड देन गो थ्रू सम टॉपिकल्स एंड होपफुली द कंफ्यूजन विल बी क्लियर. सबसे पहले सिलिकॉन ऑक्साइड, ये हमें पता है, इट इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. अब जिन्होंने नोट्स याद किए होंगे ना उनके लिए पूरा पेपर काफ़ी आसान है. थ्रू आउट केमिस्ट्री थ्योरी इज एक्चुअली वेरी इजी अगर आप लोगों ने नोट्स अच्छी तरीके से याद किए हैं. अगला रिएक्ट्स विद एसिड्स एंड विद एल्कली. ऐसी कौन सी चीज़ है जो एसिड और एल्कली को, एसिड और एल्कली दोनों से रिएक्ट करती है, उस नेचर को क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक. वो ऑक्साइड्स जो एसिड की तरह भी रिएक्ट कर सकते हैं, एल्कली की तरह भी रिएक्ट कर सकते हैं, उनको हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. वे जो ऐसी चीज़ दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर. अब इस लिस्ट के अंदर हमें पता है जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर. तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हम लोग जिंक ऑक्साइड. अगला है इट इज यूज इन फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन. अब ये भी एयर एंड एटमॉस्फेयर का क्वेश्चन है. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यू कैन आइडेंटिफाई कि क्वेश्चन किस टॉपिक से आया हुआ है. ठीक है, तो मैं तभी साथ साथ बता भी रहा हूँ कि अगर किसी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा यू शुड नो कि कौन से क्वेश्चन का है. ये सल्फर के अंदर भी कुछ पढ़ाते हैं, कुछ एयर एंड एटमॉस्फेयर के अंदर पढ़ाते हैं. मैंने एयर एटमॉस्फेयर एंड सल्फर दोनों के अंदर मेंशन किया हुआ है. वो फ्लू गैस होती है जो डीसल्फराइज करती है, वो कौन सी होती है, वो कैल्शियम ऑक्साइड होती है. वो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड होती है. एंड अगला है हमारे पास कंटेन्स अ कैटायन विद द चार्ज ऑफ +1. तो +1 चार्ज हमारे पास होता है सोडियम का. आई एम गोइंग टू टेक अप द पेस अ लिटिल बिट ताकि हमारा पेपर जल्दी से खत्म हो सके. ठीक है, अगला है एटम्स एंड आयंस कंटेन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. कंप्लीट द टेबल. अब हमें पता है बहुत आसान है, रिलेटिव चार्ज है, रिलेटिव मास है. प्रोटॉन की रिलेटिव मास जो होती है वो होती है 1. न्यूट्रॉन की 0 होती है बिकॉज इट इज न्यूट्रल. इलेक्ट्रॉन की -1 होती है, इट इज नेगेटिव. अब रिलेटिव मास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, इट कैन बी ईदर 0 पे आपको मार्क कंप्लीटली बिल्कुल मिल जाएगा, या तो अगर आपको बहुत प्रिसाइजनेस पसंद है तो ये है 0.005 रिलेटिव मास इलेक्ट्रॉन की होती है. 0 भी लिख दें तो काम चल जाएगा, 0.0005 भी लिख दें तो काम चल जाएगा. पार्ट बी, टेबल 2.2 shows some information about 6 particles. Deduce the nucleon number for particle A. अब न्यूक्लियन नंबर किस तरह हम लोग ढूंढते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं इन नंबर ऑफ प्रोटॉन ताकि हम लोग को न्यूक्लियन नंबर मिल सके. तो इन दिस केस 37 हम लोग ऐड करेंगे 48, 37 plus 48, so this will give us 85. This will give us 85. अगला explain why particle B is a negative ion. Particle B कौन सा हमारे पास, ये particle B है. अब particle B के number of proton है 53 और number of electron है 54. अगर एक एटम, अगर एक पार्टिकल न्यूट्रल हो तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अ पार्टिकल बी नेगेटिव क्यों है, बिकॉज इट हैज वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन. तो हम कहेंगे पार्टिकल बी. अब एक मार्क का तो हम लोग को इतनी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ कहेंगे पार्टिकल बी हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स. ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास. अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई 2 एटम्स दैट आर आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट. आइसोटोप्स क्या होते हैं,
जिनके प्रोटॉन नंबर सेम है लेकिन उनके न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है। अब इसमें से हम लोग पहले देखेंगे किस तरह आप लोग आइडेंटिफाई किस तरह करोगे टेबल के अंदर। सबसे पहले चीज़ आप लोग ने देखनी ऐसे दो पार्टिकल कौन से हैं जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है और उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। तो हम लोग देख सकते हैं कि सी पार्टिकल जो सी है हमारे पास उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 92 हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 92 हैं। एंड सिमिलरली जो हमारे पास ई है उसकी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 92 हैं और इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 92 हैं। अब हम लोग देख सकते हैं कि इसके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं इसके 143 हैं और इसके 146 हैं। तो इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में फ़र्क है लेकिन इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम हैं। तो हम लोग कहेंगे टू एटम्स कौन से हो जाएंगे सी एंड ई एंड इसके आंसर की एक्सप्लेनेशन क्या होगी दैट दे हैव सेम नंबर ऑफ protons but different number of न्यूट्रॉन्स। ठीक है। अच्छा अब आई नो सबसे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है कि जी आप लोग पूछ रहे होगा कि हम लोगों ने डी को कंसिडर क्यों नहीं किया। डी के पास भी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम थे, डी के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम थे लेकिन उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट थे और उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर सी के साथ कंपेयर करते तो सेम थे एंड अगर डी और ई को कंसिडर करते तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में फ़र्क था। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने उसको चूज़ नहीं किया। Moving forward, question number 3. Salts can be prepared by the reaction of acids with bases or alkalis and also by precipitation reaction. State the ionic equation for the reaction between an acid and an alkali. Ionic equations मैंने लिखवाना सिखाई थी salts की वीडियो में, if you have not watched it जाके देख लें। अब उसके अंदर मैंने एक बात याद कराई थी कि एक एसिड एंड एल्कली का जो रिएक्शन होता है उसकी मैंने आयोनिक इक्वेशन याद कराई थी ताकि एक मार्क की आती है और उसके लिए इतनी वर्किंग करने की ज़रूरत ना हो। जिस तरह आप लोगों को पता है आयोनिक इक्वेशन किस तरह खुलता है, हम एक्वस वालों को स्प्लिट कर देते हैं और फिर हम लोग उस पर कटिंग करते हैं, लेकिन मैंने ये वाली सिखाई हुई थी, याद कराई हुई थी कि बेसिकली क्या है। दिस इज बेसिकली वाटर की होती है, H प्लस OH नेगेटिव विल गिव अस H2O। ठीक है। अगला है सोडियम सल्फेट इज अ सॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर्ड बाय अ टाइट्रेशन मेथड यूजिंग एन एसिड एंड एन एल्कली। आइडेंटिफाई द एसिड एंड द एल्कली यूज्ड टू प्रिपेयर सोडियम सल्फेट। अभी एक बात क्या हो रही है, टाइट्रेशन मेथड है। ठीक है, मतलब कि दोनों हमारे पास एसिड और एल्कली दोनों हमारे पास सॉल्युबल होंगे एंड बनाना क्या है, सोडियम सल्फेट बनाना है। अब हम लोग ने बनाना क्या है, सोडियम सल्फेट। अब सल्फेट हम लोग किस एसिड से बना सकते हैं, हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड से बना सकते हैं जो कि हमारे पास होता है H2SO4। एंड एल्कली की जहाँ बात आती है तो सोडियम में से हम लोग यूज़ कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारे पास होता है NaOH। आप दोनों लिख सकते हैं, साफ सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखें या NaOH और H2SO4 लिखें। अगला पार्ट है एक्वस सोडियम सल्फेट इज यूज्ड टू प्रिपेयर बेरियम सल्फेट इन अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हमें रिएक्शन दी हुई है और हमें कहा हुआ है कि 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ this much amount of mole per dm cube of barium nitrate is added to an excess of sodium sulfate। पहला पार्ट कहता है state the color of precipitate formed in the reaction। अब जिन्होंने टेबल्स याद की हुई उनके लिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। टेबल्स कौन से, अगर आप लोगों के पास टेबल्स नहीं है तो वो मैं लिंक पे लगा दूंगा। टेबल्स हैं उसके अंदर आप लोगों के पास सारे कैटाइंस एनाइंस टेस्ट्स वगैरह सब कुछ है। तो उसके अंदर हमें पता है कि बेरियम जो होता है वो हमेशा वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, इट इज़ वाइट। अगला कैलकुलेट द मैक्सिमम मास ऑफ बेरियम सल्फेट दैट कुड बी मेड। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बताया वह जब भी मोल पर डीएम क्यूब आए तो उसका क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन इंक्लूडेड है, कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है। तो हम लोग इसको किस तरह ढूंढेंगे, सबसे पहले रूल क्या था, कन्वर्ट द गिवन क्वांटिटी इनटू मोल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्टिंग इनटू MOL जो हमारे होते हैं मोल्स। अब क्या किया हम लोगों ने, कॉन्सेंट्रेशन जो है इट इज़ इक्वल टू मोल ओवर वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.550। अच्छा प्लीज़ एग्जाम के अंदर अपनी स्पेस को यूटिलाइज बहुत अच्छी तरीके से करना है क्योंकि जगह बहुत होती है, बट आप लोगों ने किस तरह करना है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेशक एक दो दफ़ा गलत भी हो जाए तो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस टू शो योर वर्किंग। अभी किस तरह है, अभी इस पेपर में देखना मैं किस तरह करूँगा। 0.550 कॉन्सेंट्रेशन है, मोल हम लोगों ने ढूंढनी है, वॉल्यूम है। अच्छा वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम क्या है हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में। अब इसको हम लोग डिवाइडेड बाई 1000 जब करेंगे, जब हम इसको डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी हमारे पास डीएम क्यूब में
तो दिस विल बिकम 0.02, 20 को 1000 से डिवाइड करें, दिस विल बिकम 0.02। एंड अब मोल किस तरह ढूंढेंगे, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.011 मोल्स। अच्छा, अब इसके बाद ना एग्जाम में बस एक रफ सी लाइन बना देना इस तरह की, ताकि आप अपने वर्किंग को सेपरेट कर सकें। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला काम, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि कन्वर्टिंग इनटू मोल्स कर दिया। अब हम लोग रिलेशन लगाएंगे, अगला जो है मोल इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास, क्योंकि हम लोगों को मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। मास ओवर मोलर मास, मोल हम लोगों ने ढूंढ लिया 0.011, मैक्सिमम मास जो है वो हम लोगों ने ढूंढनी है, और मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन ने दी हुई है 233। अब हम लोग जाकर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैक्सिमम मास आ जाएगी हमारे पास 233 मल्टीप्लाई बाय 0.011, तो दिस विल बिकम 2.563। आई प्रेफर कि आप लोग अपना क्या कहते हैं, आंसर को राउंड ऑफ ना करें, अगर करना चाहें तो कर लेना। अगला पार्ट है, अ मास ऑफ 1.92 ग्राम्स ऑफ ड्राई बेरियम सल्फेट इज ऑब्टेन्ड, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ बेरियम सल्फेट। अभी क्या हो रहा है, परसेंटेज यील्ड निकालना हमें पता है। 1.92 हमारे पास एक्चुअल में बनी और 2.563 हमारे पास थियोरेटिकल बनी, उसको हम लोगों ने 100 के साथ वो किया। तो बेसिकली क्या है, परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल ओवर थियोरेटिकल इनटू 100। एक्चुअल हमारे पास कितना है 1.92, थियोरेटिकल हम हमेशा ढूंढते हैं, हमने ऊपर वाले पार्ट में ढूंढा हुआ है 2.563 इनटू 100 किया, कैलकुलेटर में पुट किया, कोई आंसर आ गया 74.9। या तो 74.9 लिख लेना या तो 75 लिख लेना, जिस तरह कन्वीनियंट हो, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, question number 4, calcium chloride is an ionic compound, reduce the electronic configuration for each of the ions in calcium chloride। अब इसके अंदर, अब केमिस्ट्री के पेपर के अंदर काम सारा होता है क्वेश्चन को पढ़ने का। इधर क्या दिया हुआ है, आयंस दिए हुए, आयंस की मेंशन हो रही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैल्शियम आयन क्या होता है, कैल्शियम के अंदर होता है 20, दो जो है वो दे देता है और वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टेबल कर देता है, तो वो क्या बन जाता है 288, ओरिजिनली 20 होता है, उसमें से दो वो दे देता है तो 18 बन जाता है, ये हम लोग को बात पता है। तो जब हम लोग ने ये किया तो पीछे ये आ गया, और सिमिलरली क्लोराइड ने क्या किया, एक गेन करते हैं, तो दिस विल बिकम 288 एज वेल। ये दोनों स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना देंगे। अगला पार्ट है, व्हेन मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, कैल्शियम एंड क्लोरीन आर फाउंड, कंस्ट्रक्ट आयोनिक हाफ इक्वेशंस फॉर टू इलेक्ट्रोड रिएक्शंस। नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है हमारे पास कैथोड, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है हमारे पास एनोड। अब कैथोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे हमेशा हमारे पास क्या बनता है, कैथोड पे हमेशा हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम बनता है, हमें पता है। अब होता क्या है कि कैल्शियम आयन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है और वो बन जाता है कैल्शियम सॉलिड, एंड इधर बेसिकली क्या होती है, रिडक्शन होती है, ठीक है। सिमिलरली इधर क्या हो रहा है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है हमारे पास एनोड, एनोड के अंदर क्लोरीन है। अच्छा, अब इसको लिखने का दो तरीके होते हैं, क्लोरीन को हो क्या रहा है, हमें पता है जी, क्लोरीन है जी Cl2, वो क्या करेगी, वो Cl2 सॉरी, ये क्या है, बेसिकली हमें पता है क्लोरीन नेगेटिव है, 2Cl नेगेटिव, ये बन जाएगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको लिखने का दूसरा तरीका भी होता है, दूसरा तरीका क्या होता है कि 2Cl नेगेटिव माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव अस Cl2। तो जिस तरह आप लोगों को अच्छा लगे, मुझे ये वाला फर्स्ट वाला प्रेफर होता है, लेकिन आप लोगों को जिस तरह बेहतर लगे। अगला बात है, अगली क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस कैल्शियम क्लोराइड विद इनर्ट इलेक्ट्रोड इज सिमिलर टू दैट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड। इधर बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रही है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन हमें कह रहे हैं कि बताएं क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे अगर कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस कैल्शियम क्लोराइड यूज हो। तो हमें पता है कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो तो क्या फर्क आएगा कि क्लोरीन तो वैसी का वैसी रहेगा, तो हाइड्रोजन बनेगा क्योंकि अब कॉन्सेंट्रेटेड आ गया, एंड
प्लस क्लोरीन बनेगा। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। Explained by calcium chloride as a high melting point. Use ideas about structure and bonding. अच्छा, अब इधर क्या हो रहा है देखें। हम कहेंगे कि कैल्शियम क्लोराइड जो है हमारे पास, it contains giant ionic lattice. It contains giant ionic lattice which is held together. Again, मैं जो लिख रहा हूँ ये आंसर जो है this can be used in even a 3 mark question. तो ये आप इट इज़ प्रेफर्ड आप इस तरह लिखें, पॉइंट बेसिकली अंडरस्टैंड कराने जिस तरह आप अपने तरह से पैराफ्रेज करें। सो कैल्शियम क्लोराइड contains giant ionic lattice which is held together by strong electrostatic forces of attraction, which is held together by strong electrostatic forces of attraction between oppositely charged ions. Hence, a large amount of energy is required to overcome the forces of attraction, hence high melting point. ठीक है, बेसिकली हमारी जो मार्किंग स्कीम है उसके अंदर हम लोगों को कहा है कि आप लोगों ने बॉन्डिंग में बताना है कि स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्डिंग है और स्ट्रक्चर में बताना है कि जॉइंट लेटिस है। अब इसको पैराफ्रेज आप लोग अपनी मर्जी से कर लें, मैंने जिस तरह किया उस तरह कर लें, जिस तरह हो, बट आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। एंड इफ यू वंडरिंग कि किसका क्वेश्चन है तो दिस इज आयोनिक बॉन्डिंग, वेरी सिंपल क्वेश्चन। मूविंग फॉरवर्ड, question number 5, figure 5.1 shows the alcohols ethanol and butane 1-ol. Describe the manufacture of ethanol from ethene. ओके, अब मैन्युफैक्चर ऑफ इथेनॉल फ्रॉम ईथीन किस तरह होता है। पहली बात हम कहेंगे व्हेन इथेनॉल अभी हमें पता है स्टीम के अंदर होता है। सो व्हेन इथेनॉल अंडरगोज एडिशन रिएक्शन विथ addition of steam under when ethanol undergoes addition of steam with phosphoric acid as catalyst, and a high temperature or pressure, ethene is produced. ठीक है, तो हम लोगों को पता है, हम लोगों को ये बात पता है कि रिएक्शन विद स्टीम जब होगी, इथेनॉल जब अल्कोहल जब भी स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ईथीन बन जाता है। सो when ethanol undergoes addition of steam with phosphoric acid as catalyst and a high temperature pressure, ethene is produced. Oh sorry, उल्टा हो गया। when ethene undergoes when ethene undergoes addition of steam with phosphoric acid as catalyst and a high temperature, ethanol is produced. हमें पता है जब भी हमारे पास इथीन या कोई भी एल्कीन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। सॉरी मैंने उल्टा कह दिया था। अगला है इथेनॉल इज यूज्ड एज फ्यूल। स्टेट वन अदर यूज ऑफ इथेनॉल। अच्छा, इथेनॉल जो है हमारे पास अल्कोहलिक बेवरेजेस के अंदर यूज होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अल्कोहलिक बेवरेजेस के अंदर, अल्कोहलिक ड्रिंक्स या बेवरेजेस के अंदर। सिमिलरली इथेनॉल हम लोग विनेगर के अंदर यूज करते हैं एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट एज वेल। तो एनी वन ऑफ आप लिखे हो तो काफी होता है। अगला है कंस्ट्रक्ट अ सिंपल इक्वेशन टू शो द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ इथेनॉल। अब इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ इथेनॉल मैंने ये भी पढ़ा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसकी वीक है, आई हाईली रिकमेंड कि आप मेरी वीडियो चेक करें। उसमें मैंने 3 से 4 वीडियोस है मेरे पास, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख लें, होपफुली कोई मसला नहीं आएगा ऑर्गेनिक में। अब इनकम्प्लीट कंबशन में हमें पता है या तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है या तो हमारे पास सूट बनता है जो खाली कार्बन होता है, इट इज प्योर ब्लैक कार्बन। तो अब हम लोग इसको किस तरह लिखेंगे कि हम लोग कहेंगे इथेनॉल है तो हम कहेंगे C2H5OH
plus oxygen will give us soot plus H2O. अच्छा, अब ये बात मैंने बताई हुई है इस वीडियो के अंदर कि जितने हमारे पास कार्बन होते हैं उतने ही कार्बन के प्रोडक्ट्स बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हो, सूट हो, और जितने हमारे पास वाटर होते हैं, सॉरी जितने हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं उसके हाफ पे हमें वाटर मिलता है। तो ये C2 है, तो इधर हम लोग पीछे लगा देंगे 2C एंड प्लस H2O। ये कितना हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है, तो इधर बन जाएगा 3H2O। ये बैलेंसिंग की इसकी एक टेक्निक होती है। अब इसके अंदर दो हो सकते हैं, एक तो हम लोगों ने ये लिख लिया, अगला हो सकता है C2H5OH plus O2 and it will give us carbon मोनोऑक्साइड एंड वाटर। इसको हम लोग बैलेंस कर लें तो बैलेंस किस तरह हो जाएगी कि 2 कार्बन इधर, 3H2O इधर। जब हम लोग ये करेंगे तो हमारे पास इधर 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। दो तरीके होते हैं, या तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड शो करा लें या तो आप लोग सूट शो करा लें। मूविंग फॉरवर्ड, ethanol is oxidized to form ethanoic acid. State the name of a reagent that is used for this oxidation. अब ये भी मैंने पढ़ा है भाई, ये भी नोट्स के अंदर मेंशन है। सिंपल सा, या तो हम लोग यूज कर सकते हैं एसिडिफाइड पोटाशियम मैंगनीट, जो बेसिकली KMnO4 होता है, एसिडिफाइड aqueous KMnO4 which is basically our potassium manganate, या तो हम लोग सिंपली वाटर भी यूज कर सकते हैं, वाटर भी यूज कर सकते हैं। वाटर कहना, सॉरी वाटर नहीं, एयर कह सकते हैं, बेसिकली ऑक्सीजन कह सकते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। ओके, अगला है ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला, of a different alcohol that is an isomer of butane 1-ol। आइसोमर क्या होता है? ब्रांच्ड वर्जन होता है। ये बात आप लोगों को, ये बात सब लोगों को पता होनी चाहिए। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, शो करा देते हैं। इट्स क्वाइट सिंपल। सो ब्यूटेनॉल है तो 1 2 3 4 कर लेते हैं इधर, ठीक है, 1 2 3 4 एंड ये इधर हमारे पास हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। एंड हम लोग ने आइसोमर करना है तो ब्रांच का ही करना है, तो हम लोग ब्रांच इस तरह कर लेते हैं कि हम इधर O लगा लेंगे और इसके साथ H इस तरह लगा लेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा, मैंने सबसे सिंपल चूज़ किया। इसके अंदर और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, आप लोगों को जिस तरह ठीक लगे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अगले butane 1-ol is heated with concentrated sulfuric acid which acts as a catalyst. But1-ene and one other compound are formed. Draw the structural formula of but1-ene। अच्छा, अब but1-ene को हम लोग किस तरह ड्रॉ करेंगे? Draw the structural formula of but1-ene। ओके, सिंपल सी बात है कि अब होगा क्या कि कार्बन 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 डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में, ठीक है। जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इधर एक H, इधर एक H एंड, बल्कि इस तरह कर लेते हैं, जगह नहीं है, तो ये H इधर, एक H इधर एंड सिंपल एज दैट। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, अगली बात है रिड्यूस द अदर कंपाउंड फॉर्म इन द रिएक्शन। हम ये बात सिंपल सी है, ब्यूटेनॉल है, हीट कर रहा है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो अगला क्या बनेगा? वाटर बनता है, ये हम लोग को बात पता है, वाटर बन जाएगी, ठीक है। अगली बात है but2-ene CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 is polymerized that occurs is polymerized to give polybut2-ene। State the type of polymerization that occurs। ये addition polymerization है, okay। Draw the structure of polybut2-ene showing at least one repeat unit, showing at least one repeat unit। ओके, अब ये किस तरह बनाएंगे? हम लोग कहेंगे जी C C H H CH3 CH3 इस तरह
डुप्लीकेट किया, 2 रिपीट यूनिट हो गए, एंड अब हम लोगों ने इस तरह कर दिया एंड एन लगा दिया। ठीक है, या तो आप इस तरह कर सकते हो, या तो आप लोग इसकी जगह इस तरह कर्ली लाइंस भी लगा सकते हो, अप टू यू गाइस। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 6। कितने क्वेश्चन रह गए हमारे पास? 7, 8, 9 एंड 10। ओके, 10 क्वेश्चन है, थोड़े क्वेश्चन रह गए, एंड वी आर जस्ट आई थिंक 20-25 मिनट्स इन, व्हिच इज गुड। Okay, अगला, a mixture of ethanoic acid, ethene and oxygen is passed over a catalyst at 200 degrees to manufacture ethanyl ethanoate CH3. Okay, the reaction is exothermic. कुछ हमने कोई क्वेश्चन तो नहीं मिस किया? Okay, because मैंने कहा बहुत जल्दी हम पहुंच गए। Okay, reaction exothermic है, reaction exothermic है, reaction pathway diagram for this reaction, ठीक है। एक्सेस ड्रॉ करनी है, reactants products, enthalpy change of the reaction and the activation energy, ठीक है, सिंपल एज दैट, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, एंड आई बिलीव कि ये इजी नंबर है। एक्सेस में इधर क्या होता है, इधर हमारे पास एनर्जी होती है या एंथैल्पी होती है, वट एवर यू गाइज राइट। एक लिखना, दो ना लिखें, या तो एनर्जी मेंशन कर लें या एंथैल्पी मेंशन कर लें। मैं अच्छा सा लिख लूँ एनर्जी, एंड यस द पेपर विल बी अवेलेबल इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड इस एक्सेस में हम लोग लिखते हैं हमेशा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ओहो, ओके हो गया। अच्छा, अब इधर हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्या इसने कहा है एक्सोथर्मिक क्या, एक्सोथर्मिक क्या हम लोगों को पता है, डायग्राम किस तरह आता है, ये बात हम लोगों को पता है, ठीक है, एंड दिस विल बिकम दिस। अब हमें पता है ये इधर रिएक्टेंट्स होते हैं, इधर हम लोग रिएक्टेंट्स लिख देंगे CH3, बल्कि आप लोग बस ये लिख लें, इसके अंदर रिएक्टेंट्स ही लिख लें, ये इधर रिएक्टेंट्स आ जाएंगे हमारे पास, इधर प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। अब हमारे पास पता है एरो क्या आएगा, एरो विल बी डाउनवर्ड्स, एक मिनट हम एरो लगा लेते हैं, वी हैव एरो, ये रहा एरो, ओके, एरो लगा दिया नीचे की तरफ। सो वी नो दैट आवर डेल्टा एच जो है वो है नेगेटिव, डेल्टा एच भी हमने बता दिया। अब हम लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी का स्लोप बताना है, तो एक्टिवेशन एनर्जी का स्लोप हम इस तरह का होता है कुछ, ठीक है। अब एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास क्या आएगी कि हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे इधर डॉटेड लाइंस बनाएंगे, डॉटेड लाइंस बनाएंगे, एंड फिर हम लोग कहेंगे कि ये जो है, ये जो है ये हमारे पास है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को हम ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ई ए, ये लाइन बेसिकली इस तरह है और ये इस तरह है, एंड एंथैल्पी हमने मेंशन कर लिया, एंड दैट्स ऑल। ओके, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन एक्सोथर्मिक, यूज आइडियाज अबाउट बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। ओके, हम कहते हैं कि बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो है, बॉन्ड ब्रेकिंग जो है हम लोग कहते हैं वो है एंडोथर्मिक, बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो है हमारे पास एंडोथर्मिक, और जो बॉन्ड मेकिंग है वो है हमारे पास एक्सोथर्मिक। तो हो क्या रहा है, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड ऑन द प्रोडक्ट साइड। अब हमें पता है कि प्रोडक्ट साइड पे एक्सोथर्मिक होते हैं, ऑन द प्रोडक्ट साइड देन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, देन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड ऑन द रिएक्टेंट साइड। हमें पता है रिएक्टेंट में बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और प्रोडक्ट में बॉन्ड मेकिंग होती है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 7, peroxodisulfate ions react with iodide ions in aqueous solution, reaction दी हुई है, iodide ions are oxidized in this reaction, iodide ions को क्या हुआ, iodide ions को oxidize हुए in this reaction। बताएं कि इस रिएक्शन में किस तरह ऑक्सीडाइज हो। अब हम लोग इधर देख सकते हैं कि जो आयोडीन आयंस हैं, इसको अगर आप लोग गौर करो तो आयोडीन आयंस क्या कर रहे हैं, आयोडीन आयंस अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं, आयोडीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं। तो इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं दैट आयोडीन
ion loses electron to become I2 loss of electrons is equals to ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, सिंपल सी बात है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। अच्छा अगला आ गया हमारे पास, अब ये टेबल है तो टेबल को रीड करना, आई होप सबको आता है, इट्स वेरी सिंपल। अब टेबल को रीड किस तरह करते हैं कि हम लोग कहते हैं यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन टेबल 7.1 डिस्क्राइब हाउ इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ दीज आयंस अफेक्ट द रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसके अंदर तरीका क्या होता है, हम लोगों ने देखना होता है कि इधर जिसको हम लोगों ने कंपेयर करना है बाकी सब कांस्टेंट होना चाहिए। अब हम लोग कह रहे हैं पेरोक्सो डाइसल्फेट को, अब पेरोक्सो डाइसल्फेट की इधर की कौन सी जगह पे हमारे पास इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, अभी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है लेकिन वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन कांस्टेंट हो। अब ऐसी कौन सी जगह पर हो रहा है, हमें पता है 0.08 से जब हम लोग 0.0616 पे आए तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है, और फर्क क्या आया है, इंक्रीज हुआ। तो हम लोग इधर से पता चल गई बात पहली कि इंक्रीजिंग concentration results in increase in rate of reaction, increase in rate of reaction। एंड आयोडाइड आयंस को देख लेते हैं। अब हमने देखना है कि आयोडाइड आयंस किधर अपनी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं। अब 0.02 से 0.04 कर रहे हैं लेकिन क्या कॉन्सेंट्रेशन सेम है, कॉन्सेंट्रेशन देखिए 0.03 0.08 सेम नहीं है, तो हम लोग इसको तो देख नहीं सकते। अगले वाले को देखेंगे, यह 0.04 से 0.08 पे आ रहे हैं लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो क्या फ़र्क आया रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन पे, क्या फ़र्क आया रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन पे, हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग the concentration of iodine results in increase in rate of reaction। तो हम क्या लिखेंगे, doubling concentration doubles the rate of reaction। ठीक है, अब इसके अंदर सारी इस टेबल की रीडिंग में सिर्फ देखना क्या होता है कि अगर हम लोग ने आयोडीन का देखना है तो हम लोग ने वो चीज़ देखनी है, अगर इंक्रीज या डिक्रीज देखना है हम लोग तब देख सकते हैं जब अगली चीज़ जो है वो हमारी क्या हो, कांस्टेंट हो, वो क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, ओके मूविंग फॉरवर्ड। अगला है आयरन आयंस Fe3+ कैटेलाइज दिस रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या करता है, अच्छा हमें पता है द कैटलिस्ट्स प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव पाथवे, प्रोवाइड्स, ये पी खराब हो गया, प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव पाथवे with lower activation energy, pathway with lower activation energy। अब इससे होता क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी तो लोअर हो जाती है, so consequently the particles consequently the frequency of collision increases, frequency of collisions increases, which increases the likelihood of more effective collision। effective collisions क्या होती हैं, effective collisions क्या होती हैं, जिसके अंदर हमें प्रोडक्ट मिलता है। अब ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, ये रेट ऑफ रिएक्शन के, अगर रेट ऑफ रिएक्शन आपको नहीं आता आप अपने चैनल पे अवेलेबल है वीडियो, आप जाकर देख सकते हैं। थ्रू आउट द पेपर जिन जिन टॉपिक्स में मसला है आप उसको मार्क करते रहें, मैंने पहले भी बताया था, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो टू आइडेंटिफाई कि अच्छा यार इस टॉपिक का क्वेश्चन है, ये मुझे नहीं आ रहा, मैं जाके देख लेता हूँ, उसकी टॉपिकल थोड़े से करता हूँ और अपने टॉपिक को पक्का कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, copper reacts with concentrated nitric acid to form copper 2 nitrate, state the meaning of AQ। AQ का क्या मतलब होता है, AQ का क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है एक्विस, बस इसके अंदर इसका मार्क था, एक मार्क सिर्फ ये बताने का, एक्विस, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन, an excess of copper is added to 25 centimeter cube of 16 mole per dm cube HNO3।
Use this on information together with the equation to calculate the volume of NO2 formed. The gas volume is measured at room temperature and pressure. Show your working and state the units. अब ये 3 मार्क है, आराम तसल्ली से इसको देखने करते हैं। क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है। 16 मोल पर डीएम क्यूब का क्या मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, कन्वर्टिंग द गिवन क्वांटिटी इनटू मोल्स। अब सिर्फ हमें मोल्स के अंदर वर्किंग करने का ज़्यादा वो होता है ना, तो आप लोगों ने देखना है कि हम लोग अपने पेज को किस तरह यूटिलाइज करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू मोल ओवर वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन है 16, मोल है x हमें नहीं पता, और वॉल्यूम है 25 ओवर 1000। हर दफ़ा एग्जामिनर ट्रिक करने के लिए सेंटीमीटर क्यूब देता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं अपने डीएम क्यूब में। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, तो x कितना आ जाएगा, मोल कितना आ जाएगा हमारे पास, MOL हमारे पास आ जाएगा 0.4 मोल्स। अब ये बात हम लोगों को पता चल गई, 0.4 मोल्स आ गई, सिंपल। अब हम काम क्या करेंगे, ये तो पहला काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग रेशियो मेथड से HNO3 की HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन थी, ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी थी, ये कॉन्सेंट्रेशन थी HNO3 की। अब हम लोगों ने रेशियो मेथड से NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड की मोल्स निकालने। अब ये किस तरह करेंगे, ये हम लोग करेंगे रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड किस तरह होता है, अब हम कहेंगे रेशियो मेथड। अब ये सारे मोल्स की वीडियो में हुआ, अगर आप लोगों ने मोल्स देखा आप देख सकते हैं, बिल्कुल नोट्स वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल नोट्स वाला क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, हम इधर लिख लेंगे HNO3, इधर लिख लेंगे NO2। सबसे पहले हम लोग अपनी बैलेंस इक्वेशन में जाके रेफरेंस लेंगे। इधर हम लोग देख सकते हैं कि जी 4 HNO3 है अगेंस्ट 2 NO2। तो इधर हम लोगों को क्या पता चल जाएगा कि 4 अगेंस्ट 2, HNO3 के मोल्स दिए में 0.4, NO2 के हैं x। इक्वेशन में डाली तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 ओवर 0.4। सो दिस विल बिकम 4 है, it is multiplied by 2 over 0.4, so this will become 20. नहीं, am I doing something wrong? Yes, I am doing something wrong, sorry. 0.4 multiplied by 2 over 4, this will become, ये बन जाएगा हमारे पास 0.2। तो अब क्या हुआ, अब हमें पता चल गया कि NO2 के मोल्स जो हैं, NO2 के मोल्स जो हैं वो हमारे पास पता चल गया कि 0.2 है। अब हम लोग क्या लगाएंगे, हम कहेंगे जी मोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ओवर 24 डीएम क्यूब। 0.2 है, उसको मल्टीप्लाई किया 24 के साथ, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम हमारे पास कितना आ जाएगा, वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 4.8 डीएम क्यूब। वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.8 डीएम क्यूब। आसान है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। एक दफ़ा फिर से देखते हैं, क्योंकि आई नो एट फर्स्ट काफ़ी लोगों को ये मुश्किल लगता है, एट फर्स्ट काफ़ी लोगों को ये मुश्किल लगता है। अच्छा, हमने इधर सबसे पहला काम किया कि इट्स वेरी इजी। हमने सबसे पहले कन्वर्ट किया इनटू गिवन मोल्स। वो किस तरह किया, हमें दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर कि जी 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 16 मोल पर डीएम क्यूब, कॉन्सेंट्रेशन दे दी थी HNO3 की। अब अपने इससे कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू मोल ओवर वॉल्यूम से अपनी क्वांटिटी को कन्वर्ट कर दी, अपनी गिवन क्वांटिटी को मोल्स के अंदर। मोल्स हमारे पास आके 0.4, ये 0.025 क्यों आया, ये सेंटीमीटर क्यूब में था, इसको हमने डीएम क्यूब में कन्वर्ट किया बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 16 के साथ, एंड मोल हमारे पास आ गया 0.4 HNO3 के। अब उसके बाद हम लोग ने रेशियो मेथड अप्लाई किया, HNO3 और NO2 को रेशियो के अगेंस्ट पुट किया और रेफरेंस मोल्स ले लिए। ये 4 हम लोग ने इसके बैलेंस्ड इक्वेशन से लिए और ये 2 भी हम लोग ने इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन से लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब 0.2 किसकी आई, NO2 की आ गई। अब हम लोगों ने मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर 24 डीएम क्यूब, वॉल्यूम ओवर 24 डीएम क्यूब वाला रिलेशन अप्लाई किया एंड इसको मल्टीप्लाई किया और हमारे पास वॉल्यूम आ गई 4.8 डीएम क्यूब। दिस कैन बी आल्सो रिटन एज 4800 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप लोग सेंटीमीटर क्यूब में आपने वर्किंग की है, आई प्रेफर कि आप डीएम क्यूब में ही करें। अगला क्वेश्चन है, when heated copper nitrate decomposes to form CuO, NO2 and O2, construct the simple equation for this reaction। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आई थिंक फ्री के मार्क्स हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ बैलेंसिंग करनी है और कुछ नहीं करना। सो ये CuNO3 2
CuO प्लस NO2 प्लस O2। तो इसका सबसे आसान तरीका पता है क्या होता है कि आप इसको 2, अगर आप इसको पहले कर लो ना 2 के साथ, जब आप इसको पहले 2 के साथ कर लेंगे, एक मिनट कोई डार्क कलर हो, ब्लैक से ही कर लेते हैं। ये 2 के साथ जब हम लोग करेंगे तब हमें पता है कि कितने कॉपर लगेंगे, कितने कॉपर ऑक्साइड लगेंगे। दिस विल बिकम 2 कॉपर ऑक्साइड प्लस 4 NO2, और हम लोग ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो पूरे हो जाएंगे 4 2 8 एंड 10, एंड इधर चेक कर लें 3 2 6 एंड 10। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई बैलेंसिंग। अगला है टू अ स्मॉल sample of copper nitrate aqueous a student adds ammonia drop by drop until it is in excess, describe what is observed। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, किसका, ये टेबल्स का क्वेश्चन है। अगर टेस्ट ऑफ कैट आइंस एनाइंस याद किए हुए हैं, सबसे आसान क्वेश्चन है। होगा क्या, इनिशियली a blue solid या blue precipitate is formed, a blue solid या blue precipitate is formed which is soluble, which becomes soluble, which becomes soluble in excess aqueous ammonia, in excess aqueous ammonia, and the solution turns dark, turns deep dark blue। ठीक है, सिंपल सा है, जिसने टेबल्स याद किया हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला है द स्टूडेंट रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट बट एड्स एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इंस्टेड ऑफ एक्वस अमोनियम। तो होगा क्या, सॉल्यूशन तो ब्लू सॉलिड ही फॉर्म होगा बट इट विल बी इनसॉल्युबल इन एक्सेस, ब्लू सॉलिड इनसॉल्युबल इन एक्सेस, वो इनसॉल्युबल होते हैं इन एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। टेबल्स प्लीज याद करके जाना, फ्री के मार्क्स होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, दो क्वेश्चन रह गए, देन वी आर डन। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आयोडीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म आयोडीन क्लोराइड ICl। Iodine chloride reacts in a similar way to bromine. Iodine chloride reacts with ethene in an addition reaction. Draw the displayed formula of the product of this reaction. Okay, तो ये किस तरह बनता है, ये काफ़ी आसान है कि जी हमारे पास कार्बन है, कार्बन है, इधर हाइड्रोजन लगा लें, इधर हाइड्रोजन लगा लें, इधर हाइड्रोजन लगा लें, इधर हाइड्रोजन लगा लें, एक साइड पे Cl लगा लें और एक साइड पर आयोडाइड लगा दें। अब ये कहीं भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, सिर्फ आपने ये शो कराना है कि इथीन है, उसमें C2H6 की जगह C2H4 बच गया और एक Cl और एक I आ गया। अगला है आयोडीन क्लोराइड रिएक्ट्स इन अ सिमिलर वे टू क्लोरीन। आयोडीन क्लोराइड रिएक्ट्स विद ईथीन इन अ फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। अब इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट था कि फोटोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स आप लोगों ने मेरे पढ़े हुए, सो यू गाइस नो दैट ये वाली कौन सी होती है, ये एडिशन रिएक्शन होती है, विच इज ओनली एक्सक्लूसिवली फॉर substitution reaction, which is exclusively for substitution reaction, which is exclusively for alkane. So this is a substitution reaction. अगले suggest a simple equation for the reaction between iodine chloride and ethane। तो ethane और इसका किस तरह होगा, अब इसके दो तरीके होते हैं लिखने के, या तो आप लोग लिख सकते हैं C2H6 प्लस ICl। तो आप लोगों को, हम लोगों को पता है क्या होता है कि एक हाइड्रोजन हमारे सब्स्टिट्यूट हो जाता है और वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन हैलाइड बना लेता है, ये हम लोगों को पता है, बहुत सिंपल सी बात है। तो दिस विल बिकम C2H5 ICl, सॉरी C25H5I प्लस HCl कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं, या तो आप इस तरह लिख सकते हैं इसको, या तो आप लोग लिख सकते हैं C2H6 प्लस ICl will give us C2H5Cl प्लस HI। जिससे आप लोगों को अच्छा लगे, दोनों तरीके आंसर ठीक है। अगला है डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन क्लोराइड इज सिमिलर टू दैट फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। ड्रॉ अ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन क्लोराइड, शो आउटर इलेक्ट्रॉन्स ओनली, शो आउटर इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ठीक है, इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे जी कि ये हमारे पास एक आ गया एंड हम लोग एक बना लेते हैं ऑरेंज से। ओके, अभी हो क्या रहा है कि ये हमारे पास आयोडीन,
ये हमारे पास है क्लोरीन। इसको हम लोग ने डॉट से रिप्रेजेंट, इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये 2 4 6 एक इधर शेयर करेगा एंड ये इसको क्रॉस डॉट से बना लेते हैं। तो दिस विल बिकम डॉट्स 1 2 3 4 5 6 एंड ये शेयर कर लेगा। सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल कोवेलेंट बॉन्डिंग है, ये हम लोग को सबको आनी चाहिए। अगला है iodine chloride reacts with chlorine to form iodine 3 chloride. This reaction is investigated at 200 degree in a closed system. The reversible reaction reaches an equilibrium. Describe two features of a reversible reaction at equilibrium in a closed system. In your answer, refer to the rate of reaction and to the concentration of reaction and the product. Okay, अब ये क्या हम लोग लिखेंगे, हम कहेंगे जी रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equals to rate of reverse reaction. ये सबसे पहली बात होती है, पहला फीचर। एंड दूसरा फीचर होता है कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा फीचर होता है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन। तो हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्शन, बोथ रिएक्टेंट्स remains unchanged, remains सेम या अनचेंज्ड। ठीक है, ये दो फीचर होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के। रिवर्सिबल रिएक्शन का भी ये क्वेश्चन आ गया, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं आता, सो मैंने वीडियो बनाई हुई, उस पर आप देख सकते हैं। अगला, प्रेशर ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज इंक्रीज्ड। The temperature is kept at 200 degrees Celsius. ICl is a dark brown gas and ICl3 is a yellow gas. Predict and explain what will happen to the color of the equilibrium mixture. अब हो क्या रहा है, हम लोगों ने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। जब हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम का क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो साइड विद लेस गैस मोल साइड इज प्रेफर्ड। तो इस केस के अंदर क्या होगा, ICl3 जो है इसके पास लेस मोल्स हैं, मोल्स इसके पास कम है। तो जब जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो साइड विद लेस गैस मोल्स इज प्रेफर्ड। तो इसके मोल कम है तो इधर प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो होगा क्या, प्रेडिक्शन हम लोग क्या बताएंगे कि intensity of dark brown gas increases, या तो हम लोग कह सकते हैं the yellow color fades। दो हो सकते हैं, या तो हम लोग कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ डार्क ब्राउन इंक्रीजेस और येलो कलर फेड्स। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, एक मार्क की मैं आप लोगों को पूरी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। हम कहेंगे व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड side with less gas moles is favored in this case ICl3 because pressure is inversely proportional to volume, so the side with less gas moles is favored। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन आ गया हमारे पास एग्जाम का। क्वेश्चन है एयर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इंक्लूडिंग द नोबल गैसेस नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन। These noble gases are monoatomic elements. State what is meant by monoatomic। अच्छा, अब monoatomic क्या होता है जी, monoatomic होता है वो चीज which exists as atoms। basically मतलब क्या है कि they do not atoms not molecules की तरह नहीं होते, they exist as atom। और जैसे हम कहते हैं डाइएटॉमिक इन नेचर, दे एग्जिस्ट एज मोनोएटॉमिक सिंगल इन नेचर। ठीक है, एटम्स हमारे अनबॉन्डेड होते हैं, इसके अंदर लिख लो एटम्स हमारे अनबॉन्डेड होते हैं, एटम्स अनबॉन्डेड। अगला, स्टेट व्हाई नोबल गैसेस आर अनरिएक्टिव बिकॉज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उनकी, अच्छा ये नहीं लिख सकते कि दे ऑल फॉलो ऑक्टेट रूल, बिकॉज उसमें से एक जो होता है वो फॉलो करता है डुप्लेट रूल। तो हम लोग ने क्या लिखना होता है, हम लोग बेहतर क्या आंसर होता है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके अंदर दोनों को कवर कर लेते हैं, ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल को। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगला, स्टेट वाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट अ लिक्विड मिक्सचर ऑफ नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन बिकॉज दे ऑल
हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। अभी तक तो क्वेश्चन बहुत इजी है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। अगला है स्टेट विच नोबल गैस नियॉन आर्गॉन क्रिप्टॉन और जेनॉन हैज द फास्टेस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन एट 20 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए आप लोग क्या करोगे, इसके लिए अच्छा हमारे पास एक और क्वेश्चन भी है, 11 भी है, सॉरी। इसके लिए आप लोग क्या जाओगे, आप लोग अपने आप लोग क्या करोगे, आप लोग अपने पीरियोडिक टेबल पे जाओगे और देखोगे ज़ीनॉन सबसे नीचे है। हमारे पास गिवन क्वेश्चन में सबसे नीचे ज़ीनॉन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे ज़ीनॉन जो है हमारे पास उसकी फास्टेस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। क्यों? बिकॉज इट इज़ द लाइटेस्ट बिकॉज इसकी स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास है। स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास हम लोगों को पता हुआ है कि डिफ्यूजन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, एटॉमिक, स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास। ओके, अगला एयर ऑल्सो कंटेन्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन दैट आर पॉल्यूटेंट स्टेट वन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन एयर। सो हम लोग एसिड रेन लिख सकते हैं, हम लोग फोटो केमिकल स्मॉग लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एयर एंड एटमॉस्फेयर की हैं, आसान है, फोटो केमिकल स्मॉग लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है विद द एड ऑफ अ सिंबल और वर्ड इक्वेशन एक्सप्लेन हाउ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन सच एज NO आर फॉर्म्ड विद इन अ कार इंजन। होता क्या है बेसिकली, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है कह लो। होता क्या है कि हमारे की कार इंजन के अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता किस तरह है कि कार इंजन क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है उसके अंदर, उसके अंदर हाई टेम्परेचर होता है, तो नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है। तो या तो हम लोग उसको वर्ड इक्वेशन लिख लो या आप लोग अपनी सिंबल इक्वेशन लिख लो। बेसिकली क्या हो रहा है, 2NO बन रहा है और ये क्यों हो रहा है, हाई टेम्परेचर इनसाइड कार इंजन, उसकी वजह से ये रिएक्शन टेक प्लेस होती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, deduce the shows information about homologous series of unbranched carboxylic acids. One of the characteristics of a homologous series is that if it has a general formula. अच्छा, अब ये बात याद रखना, अभी तक आप लोगों को ये बात पता हो गई होगी कि सेक्शन बी हमारे पास अब पेपर्स में नहीं आता, सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। ये बात मैं शुरू में बताना भूल गया था, सॉरी। सो डिड्यूस द जनरल फार्मूला क्या होगा, सो दिस इज CnH2n प्लस 2n plus 1 2n plus 1 COOH। हो क्या रहा है कि हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास COOH ऐड हो रहा है जब CnH2n plus 1 हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं फॉर एग्जांपल C2, तो ये क्या बन जाएगा, H4 बन जाएगा प्लस 1 COH। हम लोग इधर देख सकते हैं कि 2 C हैं, 4 हाइड्रोजन है और एक COOH का बन रहा है, तो हम लोग कहेंगे CnH2n plus 1 COOH। ये बहुत आसान है, आप अपने टेबल पे देखेंगे तो आप लोगों को एक क्लियर ट्रेंड नजर आ रहा होगा। अगला डिस्क्राइब टू अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज, तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रेजुअली चेंजेस, फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रेजुअली चेंजेस, ग्रेजुअली चेंजेस, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अगला है aqueous solution of a propanoic acid is a weak acid. Define the term acid. Acid क्या होता है, which gives out H positive ions in water, which gives out H positive ions in water. इसको हम लोग प्रोटॉन डोनर भी कहते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन डोनर भी कहते हैं। तो हम लोग दोनों लिखे आना है, क्योंकि अक्सर IGCSE के अंदर यूजुअली एग्जामिनर मार्किंग स्कीम में प्रोटॉन डोनर लिखते हैं एंड GCSE वाला यूजुअली गिव्स आउट H पॉजिटिव आयंस इन वाटर। सो जस्ट टू बी इन सेफ साइड दोनों लिख के आ जाया करो। एंड हमारे पास 2 क्वेश्चंस रह गए एंड देन वी आर डन। कहता है ब्यूटेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल टू मेक द एस्टर, स्टेट द नेम ऑफ द एस्टर मेड एंड ड्रॉ द डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ द एस्टर लिंकेज। ब्यूटेनोइक एसिड है, इथेनॉल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अल्कोहल कौन सा है, इथेनॉल है। अल्कोहल हमारे पास कौन सा है, इथेनॉल है एंड ब्यूटेनोइक एसिड है, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम इथाइल ब्यूटेनोइट। एंड इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला के अंदर हम लोग क्या होता है, COO कू जो होता है हम लोग कहते हैं C डबल बॉन्ड O वाला लिंकेज होता है, तो ये ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेसिकली बस ये ड्रॉ कर लो, दैट विल बी इनफ एज वेल। ये O है, कार्बन है एंड डबल बॉन्ड O, ये इसकी लिंकेज है। एस्टर लिंकेज खाली ड्रॉ कर लो, अगर पूरा ड्रॉ करना चाहते तो पूरा ड्रॉ कर लो, बट एक मार्क के लिए सच बेटर कि आप
बस सी डबल बॉन्ड ओ ओ वाला लिंकेज शो करा दो, बस लिंकेज शो, क्योंकि एक मार्क है। अगला, इथेनॉइक एसिड इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, डिस्क्राइब द चेंजेस इन एन अरेंजमेंट एंड मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 120 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब इसके अंदर हो क्या रहा है कि अब हम लोग जाके देखते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पे, ओके इथेनॉइक एसिड है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट रीच हो चुका है। तो बेसिकली ये लिक्विड से गैस के अंदर जा रहा है। जब लिक्विड से गैस के अंदर जा रहा है तो हमारे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या फ़र्क आ रहा है। तो सबसे पहले बात हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स जो हैं दे विल मूव फास्टर बिकॉज दे गेन काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज दे गेन काइनेटिक एनर्जी एज देयर टेम्परेचर इंक्रीजेज। अब होगा क्या, ये तो हम लोग को बात होगी। अब मॉलिक्यूल्स होगा क्या, जब मूव फास्टर करेंगे तो अपनी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम कर लेंगे। सो हम लिखेंगे मॉलिक्यूल्स overcomes their intermolecular forces and are further apart and are further apart as temperature increases। एंड आखिरी बात क्या है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल जो हैं वो साथ साथ क्या हो रहे हैं, वो आर अरेंज्ड रैंडमली या इरेगुलरली एज आर टेम्परेचर इंक्रीजेज। एज आर टेम्परेचर इंक्रीजेज, हमें पता है जब लिक्विड होता है तो उनका एक रेगुलर यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, लेकिन जब वो गैस के अंदर जा रहे होंगे तो हमारी क्या है, अरेंजमेंट रैंडम होने शुरू हो जाएगी, क्योंकि बेसिकली ये हो क्या है, क्वेश्चन क्या है, ये बता रहा है कि जी लिक्विड है, इससे हम लोगों ने जाना है गैस तक, तो इसके चेंज ऑफ स्टेट्स के अंदर मॉलिक्यूल की मूवमेंट में क्या फ़र्क आ रहा है और अरेंजमेंट में क्या फ़र्क आ रहा है वो हमने बताना है। सो दिस वाज इट। I hope it was beneficial for you guys. If you want more, please let me know. And आज अभी के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। Take care, अल्लाह हाफिज़। If you have any questions, please ask in the comments below.